नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, उत्तर पूर्व में विद्रोह। उत्तर पूर्व में विद्रोह क्यों था? उत्तर पूर्व का मतलब उत्तर पूर्वी राज्यों की मैं बात कर रहा हूं। इन राज्यों में विद्रोह के कारण क्या रहे हैं, क्यों विद्रोह हुआ, आखिर ऐसा क्या संकट आ गया, ठीक है, कि हमारे ही देश के लोग विद्रोह करने लगे। क्या है नॉर्थ ईस्ट के विद्रोह का एक्चुअल कारण क्या है? तो एक्चुअल कारण है ब्रिटिश नीति। ब्रिटिश सरकार ने अपना एक नीति बनाया कि हम नॉर्थ ईस्ट को अगर हम शेष भारत से भी अलग रख पाए तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी, हमारे उत्तर जो पूर्व है वहां मुद्दे क्या है और अलग अलग कौन सा ताकत कहां पे जो है ना प्रभावी है, तो पहले समझ लो आप लोग होगी। और इसी को ध्यान में रख करके ब्रिटिश सरकार ने वहां पे एक परमिट जारी कर दिया, इसका नाम था इनर लाइन परमिट। और इसी परमिट के तहत शेष भारत के लोगों को वहां पे जाने से रोक दिया गया, मना कर दिया गया कि शेष भारत के लोग वहां जा ही नहीं सकता है। जब जा ही नहीं सकता है तो जाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है, परमिशन लेने के लिए आपको ब्रिटिश सरकार से परमिशन लेना पड़ता है, तो ब्रिटिश सरकार तो आपको परमिशन देने से रहा, तो वैसे में आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे और नॉर्थ ईस्ट पे जो उसका मर्जी होता वो कर सकता था। और इसी के कारण सारा समस्या जो है पैदा हुआ, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको हम बोलते चिकन नेक, एक यही मात्र एक पतला सा 23 किलोमीटर का, ठीक है, चौड़ाई वाला एक क्षेत्र है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को जोड़े हुए हैं, ठीक है। अदरवाइज दूसरा कोई कनेक्टिविटी हमारे पास नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं है, इतना पहले आप लोग समझ लो। और ब्रिटिश सरकार ऐसा करके वहां पे क्रिश्चियनिटी के प्रसार को बढ़ाया। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश तो चले गए लेकिन देश के लोगों के मन में कभी भी इस देश के प्रति ठीक है वो जो भावना है कि ये देश हमारा है, हम इस देश के हैं, उस भावना का विकास ही नहीं हो पाया। और ये एक लंबा समय तक मुद्दा रहा है। अब जाकर के ये जो मुद्दा है अब नहीं है, वर्तमान में अगर हम बात करें तो अब ये मुद्दे नहीं है, लेकिन ये लंबे समय तक ये मुद्दा रहा है। और इस चुनौती को आप लोग यहां पे याद रखना। अब थोड़ा सा समझा देता हूं। जिस देश के लोग अगर किसी युद्ध में स्वतंत्रता सेनानी देश का आजादी में अगर ये लोग भाग नहीं लेते हैं तो उसमें राष्ट्रीयता का भावना का विकास कैसे होगा? लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं है, देश तो आजाद हो गया, ब्रिटिश भी चले गए, लेकिन ब्रिटिश के जाने के बाद भी हुआ क्या? हुआ ये कि हमने कितना सार्थक प्रयास किया, और हमने कोई सार्थक प्रयास नहीं किया तो तय बात है वहां के जो लोग थे वो तो आदिवासी ही थे, वो तो दूर दराज में ही थे, उनकी संस्कृति भिन्नता है, उसका भौगोलिक भिन्नता है, उनका रूप रंग अलग है, उनका पहनावा अलग है, उनका खान पान अलग है। और वैसे परिस्थिति में हमारा जवाबदेही है, हमारी सरकार की जवाबदेही है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की जवाबदेही है, हमारे तंत्रों की जवाबदेही है कि हम उनके लिए कितना कारगर, कितना ठोस, कितना भाईचारे वाला, कितना अपनापन वाला संबंध को रखते हैं और उनको हम किस तरीके से जोड़ते हैं। जब तक हम दूसरे के धर्म को, दूसरे के रस्मों को, दूसरे के रिवाजों को, दूसरे के पहनावों को जब तक हम नहीं अपनाएंगे, जब तक हम सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे को हम नहीं अपनाएंगे, तब तक तय बात है कि हम चाह के भी किसी भी संबंध को हम मजबूत नहीं कर सकते हैं। और ये ब्रिटिश के जाने के बाद भी लंबे समय तक होते रहा है। जैसे मैं कहता हूं कि ब्रिटिश आखिर क्यों नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया, ब्रिटिश आखिर नॉर्थ ईस्ट को क्यों अलग थलग रखा? तो ब्रिटिश का मंशा यह था, एक तो दूर दराज का क्षेत्र है, ऊपर से आदिवासी है, तीसरा से चीन से लगा हुआ है, तो अगर ये बीच में लोग रहेगा तो कैसे चीन से तो हमें सुरक्षा तो रहेगा। तो ब्रिटिश का एक ये भी पॉलिसी था कि चीन और भारत के बीच में एक बफर जोन बना ले और बफर जोन के तहत चाइना और भारत का जो है वो आपस में न भिड़ेगा, तो ये भी था। दूसरा अगर हम यहां पे देखें, कहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो अपने आप को जो दक्षिण पूर्व एशिया है या जो चीन है उसके अधिक नजदीक पाता है। वो
तो उनको जोड़ने में ब्रिटिश का समय भी दिक्कत थी, क्या पता ये जुड़ पाएंगे कि नहीं जुड़ पाएंगे। और ब्रिटिश के जाने के बाद भी ये स्थिति बना रहा, और क्योंकि उनका संस्कृति ही अलग है, उनका खान पान अलग है। तो जहां पे इतनी डिफरेंस हो जाए, जहां पे कल्चरल, सोशल, ज्योग्राफिकल, फिजिकल डिफरेंस हो जाए, तो वैसे लोगों को मिला के चलना, मिला के रखना और देश में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, ये चुनौतीपूर्ण सरकार के लिए भी था जब देश आजाद हुआ था। तीसरा, अगर हम देखें यहाँ पे कि कुछ ऐसे ही चीजें हुआ आजादी के बाद, जब हम लोग उस तरफ आगे बढ़े उनको मिलाने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, तो हमें इस बात का पता चला कि ये सरलता से मिलने वाले नहीं है। इन लोगों ने विद्रोह कर दिया तो हम लोग यहां से अफस्पा को लागू कर दिए। अफस्पा के कारण जो आर्म फोर्स पुलिस जो एक्ट है ये लागू कर दिए, ये को लागू कर दिए। अब इन सब कारण, उसके कारण जो भी लोग पीड़ित हुआ होगा, उन लोगों ने एक लंबे समय तक अपने वॉइस को बढ़ाते रहा, ये भी एक कारण था। चौथा कारण, सबका इच्छा होता है कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमें अपना अधिकार मिल जाए। ठीक है, लोगों के मन में मनसा होता है ना कि मेन सत्ता में, राजनीति में हमें भी कुछ मिले। तो अगर राजनीति में कुछ नहीं मिल रहा है, सत्ता में कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो लोग क्यों शांत बैठेगा। तो ये भी एक मनसा था कि ठीक है, कि इस तरह के विद्रोह को अगर जिसमें जनता साथ दे और हथियार पूर्वक हम कर सकते हैं, तो तय बात है जो शीर्ष जो सत्ता होगा उसे हम झुका ही लेंगे। और इस मनसा के कारण भी क्या हुआ कि ये लोग हमसे लंबे समय तक अलग थलग पड़े रहे। ठीक है, इवन उन लोगों को भी मन में कभी होता होगा, यार हम दूर दराज में हैं, ठीक है, कौन से भारत, कैसा भारत, किसका भारत, ये क्यों हमारे साथ आना चाह रहा है, हमें अकेले क्यों नहीं छोड़ दे रहा है। तो इनके मन में इस तरह की भावना भी आता होगा अलग थलग का। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें कि वहां का जो पूरा जो क्षेत्र है वो बिल्कुल अलग तरह का पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पे एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ वन है, एक तरफ उसके दूसरी तरफ बांग्लादेश है, तो किसी की तरफ बर्मा है, किसी की तरफ भूटान है, तो दुर्गम क्षेत्र भी है, सांस्कृतिक भिन्नता तो है ही है। तो ये तमाम भिन्नताओं के कारण क्या हुआ, उनका विकास भी समय के साथ सही से नहीं हो पाया, उनको रोजगार भी समय के साथ सही से नहीं मिल पाया, उनके लिए जो भी हम परियोजनाएं लेके वो परियोजनाएं भी हम सही से हम नहीं स्थापित कर पाए। नतीजा क्या हुआ, धीमे धीमे वो भी जुड़ पाए हैं, तो उनका विकास भी धीमा धीमा हुआ है। ठीक है, हमने अगर उनके पास फंड धीमा पहुंचा है, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम अगर बहुत धीमा हुआ है, एक दूसरे की संस्कृति के प्रति सम्मान हमने बहुत देर से किया है, इसलिए वो भी हमसे देर से जुड़ पाए। लेकिन जुड़े तो आखिर लेकर आज एक तो हो गए। आज तक सारे मुद्दे ऑलमोस्ट सोल्व हो चुका है, लेकिन पहले समझते हैं। देखो, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र क्या था, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि इंडिया में क्या था, पहले तो इंडिया ब्रिटिश टाइम था, एक था ब्रिटिश टाइम, ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल, ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को बफर क्षेत्र के रूप में देखने का प्रयास किया और शेष भारत से इसे अलग रखा, और शेष भारत से अलग रखा इसको। बफर क्षेत्र किसके परिप्रेक्ष्य में, बफर क्षेत्र भारत और चीन के परिप्रेक्ष्य में। इस बात को याद रखना, इसको बफर क्षेत्र के रूप में लिया और इसे अलग रखा। अब आजादी के बाद, जब देश आजाद हुआ, तो आजादी के बाद क्या हुआ, ठीक है, तो भारत सरकार ने क्या हुआ, 6वीं शेड्यूल में, 6वीं जो अनुसूची है, ठीक है, इसमें, इसके तहत जो लोग यहां पे थे, नॉर्थ ईस्ट में जो लोग थे,
उन्हें थोड़ी आजादी के साथ ठीक है, कुछ नियम कानून बनाने का अधिकार दिया ताकि उनके साथ हम एक प्रकार का सांस्कृतिक जो भिन्नता है, ठीक है, क्षेत्रीय जो भिन्नता है उसको हम कम कर सकें। ठीक है, मैंने स्वायत्ता प्रदान किया, आजादी के साथ स्वायत्ता प्रदान किया। तो पहले इतना लिख लो आप लोग, इसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं। अब इधर एक तरफ तो ये हो रहा था, दूसरी तरफ क्या था, शुरुआत में क्या हालत है, पूरा नॉर्थ ईस्ट है, इसमें दो भाग था। एक था आसाम, आसाम था राज्य के रूप में, एक ही स्टेट था, आसाम था, और एक था यहां पे यूनियन टेरिटरीज, और यूनियन टेरिटरी का जो एरिया था वो था नेपा का, ये था नेपा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेपा क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, माने पूरा जो किनारे किनारे का जो एरिया है ना, ऐसे तो पूरा किनारे सिक्किम से लेकर के जो किनारे किनारे का एरिया है अरुणाचल प्रदेश तक, ऐसे ये था नेपा का एरिया। और शेष क्या था, नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र था, ये पूरा का जो पूरा है ये असम है, ये पूरा असम था। यूटी क्या है? यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित क्षेत्र, ठीक है। तो एक राज्य था और एक केंद्र शासित क्षेत्र था ये, ठीक है। यही केंद्र शासित जो क्षेत्र था, या जो केंद्र शासित था ये, तो यहां पर विकास थोड़ा बेहतर हुआ, विकास बेहतर हुआ, इसका नाम पड़ा बाद में 1987 में जाकर के, 1987 में ये पर हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये बना। और कौन सा, ये बना अरुणाचल प्रदेश के नाम से, ठीक है, मतलब अरुणाचल प्रदेश के रूप में अस्तित्व में। एक तरफ तो यहां पे अरुणाचल प्रदेश राज्य का दर्जा प्राप्त किया है 1987 में जाकर के, और ये इसका, क्योंकि इस क्षेत्र का विकास बेहतर हुआ था, इसका विकास बेहतर हुआ था। यहां पे समस्या नहीं रहा है, समस्या हमारा जो रहा है वो रहा है असम वाले एरिया में, ठीक है। क्योंकि ये जो पूरा एरिया था ये क्या था, ये आदिवासी क्षेत्र था, ये असम पूरा क्या था, ये आदिवासी क्षेत्र था, आदिवासी बहुल था। अब आदिवासी बहुल होने के कारण क्या हुआ कि थोड़ा सा समझ लो कि 1950 में, ठीक है, यहां पे एक नेता था जिसका नाम था फीजो, एक नेता था जिसका नाम था फीजो, अंगामी फीजो इसका पूरा नाम है, अभी इन शॉर्ट फीजो ही याद रखो, इसका पूरा नाम था अंगामी फीजो। इसके नेतृत्व में यहां के लोगों ने भारत सरकार के विरोध में विद्रोह छेड़ दिया, और ये विद्रोह का लहर शुरू हुआ नागालैंड से, ये नागालैंड से शुरू कर दिया। ये हम लोग राज्य बाय राज्य सब पढ़ेंगे, अभी हम इन शॉर्ट बता रहे हैं तुमको, ठीक है। बाद में नागालैंड से विद्रोह फैल गया मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, मतलब पूरे के पूरे असम में ये फैल गया। इसका वजह क्या था, इसका वजह था, आगे बताऊंगा अभी इस पे, कि जो आसामी को वहां का जो राज्य भाषा है वो मंजूर कर लिया गया, और इसके कारण भी यहाँ के आदिवासियों को लगा कि आसामी तो राज्य भाषा हो जाएगा तो आसामियों को नौकरी मिलेगी, आसामियों के लिए सभी तरह की सरकारी सुविधाओं मिलेगी, लेकिन शेष लोगों के लिए क्या होगा। तो ये
उन लोगों के मन में एक बड़ा सा जो है सो डर पैदा कर दिया, और सारा जो समस्या है यहीं से पैदा शुरू हुआ है। सारा जो समस्या है यहीं से पैदा शुरू हुआ है, ठीक है। और ये धीमे धीमे करके क्या हुआ कि बाद में यहां पे जो लोग डरे हुए थे वो अपने आइडेंटिटी को बचाने के लिए, ठीक है, एक ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस किया, और वो लीडर कॉन्फ्रेंस हुआ है 1960 में, और वहां पे वो लोग अलग राज्य का मांग करने लगा कि हमें अलग राज्य हमें बना दिया जाए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, सरकार उस समय सरकार की रवैया था धीमा था। नतीजा क्या हुआ कि ऑल पार्टी हिल जो था, इन लोगों ने वहां पे चुनाव लड़ा, और उस चुनाव में, ठीक है, 11 सीट इनको मिला 15 में से, और जिसके परिणाम स्वरूप इनके मांगों को यहां से मांगा जाना शुरुआत हुआ, और 1969 में जाकर के मेघालय जो है वो भी राज्य बना है, 63 में जाकर के नागालैंड भी राज्य बना है, 72 में जाकर के मणिपुर, त्रिपुरा और ये भी राज्य का दर्जा प्राप्त किया, और 87 में जाकर के मिजोरम भी राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है। और इस प्रकार से सारे के सारे जो है यहाँ पे राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। अब ये अस्तित्व में आना तो एक अलग मुद्दा है। आने के बाद भी यहां पे समस्या बेसिकली क्या है, सभी के सभी राज्य अस्तित्व में आ गए। समस्या ये है कि आसाम है, मणिपुर है, नागालैंड, आज इन्हीं तीनों में अभी भी थोड़ा बहुत समस्या है। पहला समस्या क्या है, जो मणिपुर का जो नहीं है वो गैर मणिपुरी को टारगेट करता है, ठीक है। दूसरा है कि थोड़ा सा जो विद्रोही जो लोग हैं वो अपना पैरेलल सरकार चलाना चाहता है ताकि वो अपने जो संगठित अपराध है उसको चला सके। तीसरा, जो वहां बहुसंख्यक था वो धीमे धीमे अब अल्पसंख्यक में बदलते जा रहा है, तो उनको अपने आइडेंटिटी ऑफ क्राइसिस की समस्या हो गई है, और वो कई तरह के सांप्रदायिक जो विवाद हैं, ठीक है ना, उसमें वो फंसते जा रहे हैं। इनसे वो बचना चाहता है, और ये समस्या करीबन करीबन पूरे नागालैंड में भी है, ये कार्बी अंगलोंग क्षेत्र में भी है, ये लोअर असम में भी है, ठीक है, ये गारोलैंड में भी है, ये कामतापुर में भी है। ये सभी जगहों पे इस तरह का हालात है कि वहां जो बहुसंख्यक थे धीमे धीमे अल्पसंख्यक बदल गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश से जो प्रवासी जो यहाँ पे आया है मुस्लिम, वो धीमे धीमे वहां पे मेजोरिटी में हो गया है, और जो वहां का आदिवासी हिंदू था वो सबके सब अल्पसंख्यक में आ गया है, और ये चुनौती, ये समस्या पैदा हो गया है। इसके बाद बोडोलैंड का जो मांग है वो अलग मांग करता है, ठीक है, और वो जो मांग है वो ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच में है, तो ये भी एक समस्या है। इसी बीच में इन सारे राज्यों में अलग अलग जो टेररिस्ट जो ग्रुप हैं, उनको टेररिस्ट कह लो, उनको इंसर्जेंट कह लो, या उनको नक्सलाइट भी कह सकते हो। बेसिकली ये सब के सब क्या है, इन सबको यूएपीए के तहत कुछ को टेररिस्ट में डिक्लेयर कर दिया गया है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, असम में उल्फा था, मणिपुर में पीएलए था, मेघालय में एमएनएलसी था या जीएनएलए था, त्रिपुरा में एनएलएफटी था। तो इस तरह के संगठन है जो अभी भी वहां पे अपना, अभी भी वो जमा हुआ, ऐसा नहीं कोई समाप्त हो गया है, उसको यूएपीए के तहत हमने प्रतिबंधित किया है, लेकिन उस प्रतिबंधित के बावजूद भी वो सबके सब वहां पे बना हुआ है। तो एक एक स्टेट करके यहाँ पे जो देख रहे हो ना, तो हम लोग एक एक स्टेट करके से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इन स्टेट्स का उद्विकास हुआ है, और यहाँ पे जो मेन जो समस्या है वो समस्या क्या है। ज्यादातर समस्या में क्या है, तो पहला क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि उनको अधिक स्वायत्तता मिले, वो चाहता था कि उनको एक अलग राज्य मिल जाए, अधिक स्वायत्तता मिल जाए, नहीं तो देश हमें भारत से हम अलग ही हो जाए, ठीक है। इवन अपना अगर उनका विकास हो रहा है तो विकास से अच्छा से हो जाए। तो कई सारे जो उनके जो मांग थे, उनकी जो जरूरतें थी, उसको सब उस समय नजरअंदाज कर दिया गया होगा, या जो भी प्रक्रिया था वो धीमा हुआ, ठीक है। उसके बाद सांस्कृतिक भिन्नता, आईएलपी, कई तरह के दोनों तरफ से बैरियर रहा है। जब उधर जाने के लिए आईएलपी चाहिए, उन लोगों का मांग था नहीं कि आईएलपी को बनाए रखिए हमें, ठीक है। तो वो लोग भी हमसे भिन्न था, हम भी भिन्न थे, पर बीच में विवाद था, तो सुलझाना इसको है।
तो वन बाय वन हम लोग स्टेट बाय स्टेट इसको देखेंगे। तो पहला हम लोग चलते, ऐसे नहीं देख समझ पाओगे, आराम से समझते हैं इसको है। किस स्टेट का समस्या क्या है, तो सवाल तुमको ऐसे ही बनेगा। और पोस्ट ब्रिटिश में क्या हुआ, प्री ब्रिटिश में क्या हुआ, ठीक है। पोस्ट ब्रिटिश का पता ही है, थोड़ा सा और देख लो आप लोग। यहाँ पे देखो, हमने जैसा भी अभी कहा था कि एक तरफ असम था और दूसरी तरफ क्या था, ये नागालैंड था। एक तरफ असम था और दूसरी तरफ यूनियन टेरिटरी के रूप में क्या था, नेफा था ये। और इसी असम से वन बाय वन सभी राज्य निकला है, जिसमें से सबसे पहला जो राज्य है तो उसका हम लोग बात करेंगे, नागालैंड का बात करेंगे। नागालैंड